को करें। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं जो सभी एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। आइए आज की वीडियो अपने शुरू करते हैं। निम्न में से किस यंत्र को जीवित कोश में गुणसूत्र देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किस यंत्र को जीवित कोश में गुणसूत्र देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? ए साधारण लेंस, बी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सी फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, डी प्रकाश माइक्रोस्कोप। तो उत्तर होगा इसका सी फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। एंग्स्ट्रॉम जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में माप की इकाई बराबर होती है, तो ये होती है 0.001 म्यू माइक्रोन। सी उत्तर इसका। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में सभी कोशिकाएं नहीं देखी जा सकती क्योंकि ए इनमें जलवाष्प निकल जाती है और सूक्ष्मदर्शी का निर्वातक अव्यवस्थित हो जाता है। बी इलेक्ट्रॉन्स में उत्पन्न ऊष्मा कोशिका के लिए घातक होती है। सी पारदर्शक होती है और इसलिए दिखाई नहीं देती। डी ये इलेक्ट्रॉन के दंड द्वारा मर जाती है। तो क्या उत्तर होगा इसका? तो उत्तर होगा इसका बी उत्तर होगा इसका। इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न कोशिका के लिए घातक होती है। बी उत्तर होगा इसका सही। एक कोशिका में पदार्थों के मात्रात्मक अनुपात हेतु निम्न में से कौन सी तरकीब है? एक कोशिका में पदार्थों के मात्रात्मक अनुमापन हेतु निम्न में से कौन सी तरकीब है? ए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, बी माइक्रोस्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, सी ऑटो रेडियोग्राफी, डी क्रोमेटोग्राफी। तो इसका उत्तर होगा बी माइक्रोस्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसका भी उत्तर होगा। फ्लुओरेसेंस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है ए कोशिका की संरचना का पता लगाने में, बी प्रकाश किरणों में प्रवस्ता अंतर का प्रयोग करके कोशिकाओं और उनके घटकों के सजीव अवस्था में अध्ययन करना, सी रिजोल्विंग क्षमता को बढ़ाने के लिए, डी डीएनए का एक्स रश्मि डिफ्रेक्शन प्राप्त करने के लिए। तो फ्लुओरेसेंस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर एक कोशिका की संरचना पता लगाने में। ये उत्तर होगा इसका सही। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की है ए नील तथा रस्का ने, वी फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, सी स्लीडेन और स्वान ने, डी उपरोक्त में से किसी ने नहीं। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की है तो ये नील तथा रस्का ने की है। ये उत्तर होगा इसका। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा उपस्थित ज्ञात होती है ए राइबोसोम्स की, बी केंद्रक की, सी केंद्रिका, डी गुणसूत्र की। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा उपस्थित ज्ञात होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी उपस्थिति द्वारा जो ज्ञात होती है वो होती है राइबोसोम्स की। ये उत्तर है इसका। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक को किसने खोजा था? क्रोमेटोग्राफी की तकनीक को किसने खोजा था? ए स्वेट, बी जेनरिक, सी विल्किंस, डी स्वेडबर्ग। तो इसका उत्तर होगा स्वेट। ये ऑप्शन होगा इसका। एक सजीव कोशिका का अध्ययन किया जाता है। एक
सजीव कोशिका का अध्ययन किया जाता है? ए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा, बी फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी द्वारा, सी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा, डी इंटरफेरेंसेस सूक्ष्मदर्शी द्वारा। ताल इसका क्या उत्तर होगा? तो इसका उत्तर होगा बी फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी द्वारा। हरित लवक की आंतरिक संरचना की भली भांति अध्ययन किया जाता है? ए फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी, बी इंटरफेस सूक्ष्मदर्शी, सी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, डी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो हरित लवक की आंतरिक संरचना की भली भांति अध्ययन किया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। सी उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45, एक सजीव कोशिका का अध्ययन नहीं किया जा सकता? एक सजीव कोशिका का अध्ययन नहीं किया जा सकता? ए प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में, बी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, सी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में, डी इन सभी में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। सेलुलोज की कोशिका भित्ति का अभिरंजन किया जाता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति का अभिरंजन किया जाता है? तो ए मिलाइलिन ब्लू, बी सुडान आईवी, सी जिंक और आयोडाइड, डी फ्लोरोग्लूसिनोल। तो उत्तर होगा इसका जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोर आयोडाइड। सी उत्तर होगा इसका। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता होती है ए 0.2 म्यू माइक्रोन, बी 2 म्यू माइक्रोन, सी 5,505 म्यू माइक्रोन, 65 म्यू माइक्रोन। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता होती है, तो ये होती है 47 का डी। इसका डी उत्तर होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है कोशिका की संरचना को देखने के लिए, पूरे जीव को पढ़ने के लिए, सी कोशिका विभाजन के लिए, डी परागकण की संरचना के लिए। तो उत्तर इसका ए होगा, कोशिका की संरचना को देखने के लिए। ट्रेसर तत्व है? ए विटामिन, बी रेडियोधर्मी आइसोटोप, सी सूक्ष्म तत्व, डी बृहत तत्व। उत्तर होगा इसका रेडियोधर्मी आइसोटोप। कोशिका की सीमा को तोड़ने के लिए ऊतकों के एकसार किया जाता है? कोशिका की सीमा को तोड़ने के लिए ऊतकों के एकसार किया जाता है? ए 1 मीटर नमक 1.0 एम नमक के घोल में, बी 1 एम सुक्रोज के घोल में, सी 0.25 एम सुक्रोज के घोल में, डी 0.25 एम सोडियम क्लोराइड के घोल में। तो 50 का उत्तर होगा सी 0.25 एम सुक्रोज के घोल में। यदि एक पर्ण ऊतक के घटकों का ध्यानपूर्वक भिन्नता किया जाए तो कौन सा खंड जीवित कहलाएगा? यदि एक पर्ण ऊतक के घटकों का ध्यानपूर्वक भिन्नित किया जाए तो कौन सा खंड जीवित कहलाएगा? ए अंतःप्रादव्य जालक, बी कोशिका भित्ति, सी राइबोसोम्स, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कहलाएगा डी माइटोकॉन्ड्रिया। डी उत्तर होगा इसका। भारत में वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि का विकास सबसे पहले किसने किया था? भारत में वर्मी कंपोस्ट या केचुए की खाद बनाने की विधि का विकास सबसे पहले किसने किया? ए डॉक्टर मंगला राय ने, बी डॉक्टर एम एस रेड्डी ने,
सी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने, डी डॉक्टर ऐसी इस्माइल ने। तो ये डॉक्टर एम रेड्डी ने किया था, बी उत्तर होगा इसका। खरपतवार नाशी का प्रयोग वर्जित है, ए तेज धूप में, बी बादल युक्त दिनों में, सी अंधकार में, डी उपरोक्त सभी। तो खरपतवार नाशी का प्रयोग वर्जित है, ए तेज धूप में, बी बादल युक्त दिनों में, सी अंधकार में। तो उत्तर होगा आपका डी उपरोक्त सभी। मानव एवं पशु में अस्थमा एवं त्वचा एलर्जी पैदा करता है, ए कांस, बी मोथा, सी धतूरा, डी पार्थोनियम। तो मानव एवं पशु में अस्थमा एवं त्वचा एलर्जी पैदा करता है, तो ये करता है पार्थोनियम, डी उत्तर होगा इसका। सी ए एम वर्ग के पौधों का उदाहरण है, ए अनानास व नागफनी, बी धान व गेहूँ, सी ज्वार व मक्का, डी बरसीम व जई। तो सी ए एम वर्ग के इसे बोला जाता है कैम। तो कैम वर्ग के पौधे का उदाहरण तो ये अनानास व नागफनी। कैम वर्ग में ये दो ही, ज़्यादातर कैम के बारे में, अनानास के बारे में ही पूछा जाता है। तो उत्तर होगा इसका ए अनानास व नागफनी। रोटी खाने वाले गेहूं का वानस्पतिक नाम है, ए टिटिकम, बी टिटिकम स्पिल्टा, सी टिटिकम एस्टिवम, डी टिटिकम डाइकोकम। तो रोटी खाने वाले गेहूं का वानस्पतिक नाम है तो टिटिकम एस्टिवम, सी उत्तर होगा इसका। पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में कहाँ स्थापित किया गया, ए पांडिचेरी, बी बिहार, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो 1974 में ये पांडिचेरी में खोला गया था, पहला कृषि विज्ञान केंद्र। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई, ए 1948 में, बी 1962 में, सी 1982, डी 1963। तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963, डी उत्तर है इसका। बीज अधिनियम किस वर्ष पास हुआ, ए 1980, बी 1966, सी 1972, डी 1991। तो बीज अधिनियम था वो किस वर्ष पास हुआ था, तो ये हुआ था 1966 में। किस फसल को गरीबों का मित्र कहा जाता है, ए आलू, बी धान, सी गेहूँ, डी मक्का। किस फसल को गरीबों का मित्र कहा जाता है, तो ये आपका आलू है। आलू का बॉटनिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम कोलसोलेनेसी है इसका। धान का ओराइजा सटाइवा ग्रैमनी, गेहूं का भी कुल ग्रैमनी है, इसका बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। मक्का का जियामेज, कुल इसका ग्रैमनी या पोइसी। उत्तर इसका होगा आलू। यह ऑप्शन साइकस है, आवृत बीजी, बी मृतजीवी, सी अनावृत बीजी, डी परपोषी। तो साइकस होता है एक आवृत बीजी, ये उत्तर होगा इसका। शैवाल पाए जाते हैं, ए वायु में, बी मृदा में, सी जल में, डी उपरोक्त सभी में। तो शैवाल पाए जाते हैं हमेशा भी जल में पाए जाते हैं, तो उत्तर होगा इसका सी।
कोशिका भित्ति की झिल्ली होती है। कोशिका भित्ति की झिल्ली होती है। ए अर्धपारगम, बी अपारगम, सी पारगम, डी उपरोक्त सभी। तो उत्तर होगा सी इसका पारगम। जो कोशिका भित्ति झिल्ली होती है वो पारगम होती है। फर में निषेचन होता है। ए स्वनिषेचन, बी परनिषेचन, सी अनिषेचन, डी उपरोक्त सभी। परनिषेचन, इसका उत्तर होगा बी। फर में जो निषेचन होता है वो परनिषेचन होता है। अनाक्षी श्वसन में बनते हैं ए CO2, बी CO2 प्लस C2H5O4, सी H2O C2H5 प्लस O2। अनाक्षी श्वसन में बनते हैं तो ये बनते हैं CO2 प्लस C2H5O4। तो बी उत्तर होगा इसका सही। नाशपाती के किरकिरेपन का कारण है। नाशपाती के किरकिरेपन का कारण है ए रेतकण, बी दृढ़ कोशिकाएं, सी जटिल ऊतक, डी उपरोक्त सभी। तो नाशपाती की जो किरकिरेपन का जो कारण है वो इसकी दृढ़ कोशिकाएं हैं। बी उत्तर होगा इसका। पौधों में सक्रिय कोशिका विभाजन होता है। ए कॉर्टेक्स में, बी पर्व में, सी प्रोसीड्स में, डी मज्जा में। तो सी उत्तर होगा इसका प्रोसीड्स में। इसका सी उत्तर होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ वाले मित्र भाई बहन इस वीडियो का लाभ ले सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। धन्यवाद।